फेसबुक पर शुरू कर। हम लोग आगे से शुरुआत करते हैं जहाँ से हम लोगों ने बात पिछले सेशन में जहाँ पे बात छोड़ी थी वहीं से हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। हम लोग रिएक्शनरी कैरेक्टर ऑफ रोमांटिसिज्म पर बात कर चुके थे और विस्तार पूर्वक हम लोगों ने देखा कि कैसे जो सिस्मोंदी की जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो अंडरस्टैंडिंग है और जो उनका यूटोपिया है वो यूटोपिया रिएक्शनरी यूटोपिया है। एक तो वो यूटोपियन है क्योंकि वो कॉन्क्रीट एनालिसिस करने की जगह एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर अपने पूरी थ्योरी को बेस करते हैं, और दूसरा वो रिएक्शनरी है क्योंकि वो मौजूदा समाज को, प्रेजेंट को पास्ट के पैमाने पर, पास्ट के बीते हुए वक्त के पैमाने पर नाप तोलते हैं, उससे जांच करके देखते हैं, ना कि भविष्य से। इस सेंस में हम लोगों ने बात की थी, उस पर विस्तार पूर्वक बात आ चुकी है। हम लोग आखिरी जो बात कर रहे थे, जिसके बाद हम लोग आज इस किताब का कंक्लूजन करेंगे, इंग्लैंड में कैसे मक्का कानून आए थे, कौन लॉज जो थे, और उसको लेकर जो संघर्ष चला, इंग्लैंड के जो भूस्वामी थे और दूसरी तरफ जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उनके बीच में जो संघर्ष चला, वो कैसे अपने आप में एक टेस्ट देता है, एक लिटमस टेस्ट की तरह है, जिससे कि उस पर जो रुख है रोमांटिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट का, सिस्मोंदी का, वो अपने आप में बताता है कि उनका पक्ष अपने आप में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेकर क्या था। अभी तक जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली जितनी चीज़ों पे बातचीत की, उसको हम लोग एक प्रैक्टिकल मसले पर उनका पक्ष क्या था और उस पर मार्क्स का पक्ष क्या था, और जो रशियन नरोदनिक्स एफ्रोसी से लेकर मिस्टर एनॉन जो कह रहे हैं, उसके बरक्स बिल्कुल क्लियर कट ये भी दिख गया। थ्योरेटिकली तो हम लोग देख ही चुके हैं, हम लोग थ्योरेटिकल मसलों पे देख ही चुके हैं। इस सेक्शन में भी हम लोगों ने अलग अलग प्रैक्टिकल प्रपोजल्स देखे, दूसरे चैप्टर में उनके प्रैक्टिकल प्रपोजल्स देखे, पहले चैप्टर में हम लोगों ने थ्योरेटिकली उनके स्टैंड पॉइंट को देखा था। पहले उनकी नेशनल रेवेन्यू की थ्योरी, होम मार्केट श्रिंक होने की थ्योरी को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने कई सवालों पर, एक्यूमुलेशन पर, क्राइसिस पर, मशीन के इंट्रोडक्शन पर, बेरोज़गारी पर, इन सारे सवालों पर कुल मिलाकर हम लोगों ने सिस्मोंदी के रूमानियत का, उसकी जांच पड़ताल की। और उसके बाद हम लोगों ने उनके प्रैक्टिकली उनके प्रपोजल्स क्या हैं, खेती को लेकर, मशीनों को लेकर कि किस तरह से बसाया जाना चाहिए, गांव में लोगों को कैसे रहना चाहिए, जितने भी थे उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखे। और इससे बात करते हुए हम लोग इस नतीजे पे आए थे कि वो अपने आप में एक टटपुंजिया उनके थ्योरेटिशियन हैं, पेटी बुर्जुआ थ्योरेटिशियन हैं, और दूसरी तरफ उनका पेटी बुर्जुआ थ्योरेटिशियन होने के साथ साथ वो एक रिएक्शनरी यूटोपिया पेश करते हैं। रिएक्शनरी वल्गर सेंस में नहीं, एक भौंडे अर्थ में नहीं, बल्कि उसका हिस्टोरिकली जब प्लेस करके देखते हैं, तब हम लोगों ने बातचीत की थी। हम लोगों ने कॉर्न टैरिफ के ऊपर बातचीत करनी शुरू की थी। उसमें हम लोगों ने यहाँ तक बात आ गई थी कि कैसे सिस्मोंदी ये प्रॉब्लम पेश करते हैं, कॉर्न लॉज के संबंध में प्रॉब्लम पूरी पेश करते हैं, बताते हैं कि कॉर्न लॉज को लेकर इंग्लैंड में अभी दो तरफ एक तरीके से दो फाड़ हो गई है। एक आबादी ऐसी है जो चाहती है कि कॉर्न लॉज रहें, एक आबादी चाहती है कॉर्न लॉज ना रहें। फिर उसके बाद बताते हैं अलग अलग तरीके से किस तरह से पूरा जो एक बड़ी आबादी है, जो फॉरेन मार्केट भी जितना मिलेगा वो सब इतना
सफिशेंट नहीं होगा। अगर किसान बर्बाद हो जाएंगे तो, अगर इंग्लैंड के पेजेंट बर्बाद हो गए तो मज़दूर बर्बाद हो जाएंगे, बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स को वो बताते हुए अंत में इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम लोग पूरा सिस्टम जो है, पूरा का पूरा जो इकॉनमी है वो तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है। और इंग्लैंड का मॉडल अगर हम जो जो जिस तरफ वो आगे बढ़ रहा है उससे कुल मिला के सब कुछ बर्बाद होने वाला है। और इवन वो बीच में इंग्लिश ऑनर की भी दुहाई देते हैं कि रूस का ज़ार अपनी मर्जी से कभी भी फसल को आने से रोक सकता है। बीच में ये भी बताते हैं कि पोलैंड के गरीब किसान इंग्लैंड के फार्मर्स भले ही वो बहुत ऊंचे हों उत्पादन के तौर तरीक़ों में उस सब के मुकाबले, लेकिन पोलैंड के मज़दूर, जो पोलैंड के जो किसान हैं, वो अपना पेट काट कर भी पूरी उस कंपटीशन में उनको हरा सकते हैं। इसलिए कॉर्न लॉज को हटाना सही नहीं होगा। वो कहते पूरी तरह से मैं समर्थक नहीं हूँ, उसमें कुछ चेंजेस ज़रूर किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन पूरी तरह से रिपील करना भयानक होगा। यहीं से हम लोगों को बातचीत शुरू करनी है। कॉन्क्रीट प्रॉब्लम इवोक्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डेफिनेट इंटरेस्ट, यहाँ से शुरू करनी है, तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। The concrete problem evoked by conflict of definite interest in a definite system of economy is thus submerged in a flood of innocent wishes, but the interested parties themselves raise the issue so sharply that to confine oneself to such a solution, as Romanticism does on all other problems, became utterly impossible. But what is to be done? Sismondi asks in despair. Quote, open England's ports or close them, doom the manufacturing or the rural workers of England to starvation and death? It is indeed a dreadful question. The position in which the English cabinet finds itself is one of the most delicate that statesmen can possibly face. Unquote. And Sismondi again and again reverts to the general conclusion that the system of capitalist farming is dangerous, that it is dangerous to subordinate the whole of agriculture to a system of speculation. But, quote, how is it possible in England to take measures, effective but at the same time gradual, such as would raise the significance of small farms, when one half of the nation employed in manufactories is suffering hunger, and measures they demand doom the other half of the nation engaged in agriculture to starvation? I do not know. I think the Corn Laws should be considerably amended, but I advise those who are demanding their complete repeal to study the following problems carefully. Then follows the old complaints and apprehension about the decline of agriculture and shrinking of the home market and so forth. Thus, at the very first impact with reality, Romanticism suffered utter fiasco. It was obliged to issue itself a testimonium paperatus and itself acknowledged receipt of it. Recall how easily, simply Romanticism solved all problems in theory. Protection is unwise, capitalism is a fatal blunder, the road England has taken is wrong and dangerous, production must keep in step with consumption, while industry and commerce must keep in step with agriculture. Machines are advantageous only when they lead to a rise in wages or a reduction of the working day. Means of production should not be alienated from producer. Exchange must not run ahead of production, must not lead to speculation, and so forth, so on and so forth. Romanticism countered every contradiction with an appropriate sentimental phrase, answered every question with an appropriate innocent wish, and called the sticking of these labels upon the facts of current life a solution to the problems. It is not surprising that these solutions were so charmingly simple and easy. They ignored only one little circumstance, the real interests, the conflict of which constituted the contradiction. And when the development of this contradiction brought the Romanticists face to face with one of the particularly violent conflicts, such as was the struggle between parties in England that preceded the repeal of Corn Laws, our Romanticist lost his head altogether. He felt perfectly at ease in haze of dreams and good wishes. He so skillfully composed maxims applicable to society in general, but inapplicable to any historically determined system of society. But when he dropped from his world of fantasy into maelstrom of real life and conflict of interest, he did not even have a criteria of how real problems are to be solved. The habit of advancing abstract propositions and reaching abstract solutions reduced the problem to the bare formula.
which part of population should be ruined, the agricultural or manufacturing. And of course, the romanticist could not but conclude that neither part should be ruined, that it was necessary to turn from path, but the real contradictions encompassed him so tightly that he was unable to ascend again into the haze of good wishes, and the romanticist was obliged to give an answer. Sismondi even gave two answers. First, I do not know. Second, on the one hand, it cannot but be recognized, on the other hand, it must be admitted. Unquote. इस पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं. ऑलरेडी वैसे बात बहुत क्लियर ही है. जैसे जो पूरी बात है इन सिस्मोंदी के साथ, जो हम लोग जो पूरी प्रॉब्लम को अगर देखें कि जहाँ पर भी जैसे सिस्मोंदी जब ये बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों के अंदर के मज़दूर बर्बाद हो जाएंगे और किसके लिए हम लोग करें, या तो अगर अब मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में और दूसरी तरफ जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन है. एक तरफ मैन्युफैक्चरर्स चाहते हैं कि उनकी जो उनको मक्का कानून हटें जिससे कि वो आसानी से उनका माल सस्ता हो सके, सारी चीज़ें हो सकें. उस पर एक्सप्लेनेशन बाद में आएगा. वो मैन्युफैक्चरर्स ये चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि किसके पक्ष हम लोग लें, या तो मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले मज़दूर तबाह हो जाएं या रूरल वर्कर्स तबाह हो जाएं. इसमें इसका बताते हैं कि इससे पूरा बचा के हम लोगों को, लेकिन कुल मिला के ये रास्ता ही बचना चाहिए. कैपिटलिस्ट फार्मिंग की तरफ जाना ही नहीं चाहिए. जैसा था पुरानी चीज़ में हम लोगों को आ जाना चाहिए. एक इस तरह से होना चाहिए कि इस तरह का एक मेजर लिया जाना चाहिए कि जिससे कि जो स्मॉल फार्म्स हैं और जो आबादी भी है वो दोनों ही बच जाएं किसी तरीके से. वो ये कहते हैं कि किसको बचाए जाने की ज़रूरत है. ये भी कहते हैं आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता किसको बचाए जाने की ज़रूरत है. निश्चित ही कॉर्न लॉज में कुछ ना कुछ बदलाव किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन उनको पता होना चाहिए सारी समस्याएं क्या हैं, कौन किस तरह की समस्या है, क्या है. कि मतलब इस चीज़ के अंदर इस क्वेश्चन को वो फेस करते हैं फिर से, जो हर हमेशा से करते हैं कि एक तरफ जो इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है और दूसरी तरफ जो छोटी किसानी है वो तबाह बर्बाद हो रही है. उसकी जो तबाही बर्बादी है, उस तबाही बर्बादी के क्वेश्चन को पुट करते हैं, इन दोनों में से क्या होना चाहिए उसका आंसर देते हैं आई डू नॉट नो. लेकिन उसके साथ में ये भी बोलते हैं कि जो पूंजीवादी विकास का रास्ता है वो गलत है. और कुल मिलाकर यही अपने आप में लेनिन बताते हैं कि कितना किस्म का एक अपने आप को ये साबित कर देते हैं कि उनकी थ्योरी पूरी तरह से कितनी थ्योरेटिकली या सारी चीज़ों के अंदर वो कितना गरीब हैं इस मामले में कि उनके पास कोई इसका किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है. कोई प्रैक्टिकल जहाँ पे भी प्रॉब्लम आई उसका आंसर देना मुश्किल था. पहले तो कहा प्रोटेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए, जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स को वो प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए. कैपिटलिज्म का रास्ता गलत है, इंग्लैंड का रास्ता पूरी तरह से गलत है. प्रोडक्शन को कंजम्पशन के साथ चलना चाहिए. इंडस्ट्री और कॉमर्स को एक साथ जो मिलकर इस तरह से डेवलप होना चाहिए जिससे कि एग्रीकल्चर के बीच में और उसके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन ना हो. मशीनें तभी लगनी चाहिए जब मज़दूरों के काम वेजेस बढ़ती रहें, प्रॉफिट भी शेयर करता रहे पूंजीपति, काम के घंटे ना बढ़ें और प्रोड्यूसर से सारी चीज़ें तबाह नहीं. मतलब कुल मिला के सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जो बात करते हैं, हर एक प्रॉब्लम जो भी कॉन्क्रीट कॉन्ट्रडिक्शन आता है सामने, एक अंतर्विरोध आता है जो पूंजीवाद एक अपने आंतरिक विकास जो अंतर्विरोध उसको धधका रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है, वो अंतर्विरोध जब स्पष्ट होता है, वो उभर कर आता है फिनोमेना के रूप में, सतह पर उभर कर आता है. उसको पहचानने के बाद उसका आंसर एक किसी न किसी इस तरह के जुमले से, भावपूर्ण जुमले से या किसी ऐसी बहुत ही क्या कहें मासूम इच्छा उसके ऊपर देते हैं और कहते हैं कि इन सारी चीज़ को, इन मासूम इच्छाओं को बताते हुए उसको कहते हैं कि जीवन की वास्तविकता के जो तथ्य हैं उनके ऊपर इन अपने भावपूर्ण जो जुमलों के और अपनी नादान इच्छाओं की तमगों को या उसके लेबल्स को उसके ऊपर चिपका देते हैं सॉल्यूशंस के तौर पर. और इन सारी चीज़ों के अंदर उन्होंने कुल मिलाकर
सारी चीज़ जो ये की कि असल में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उन सब के ऊपर पर्दा डालने का काम किया, उन सबको इंगित करने के बाद उसको बस किसी तरीके से उसको मिटा दें, उसको हटा दें और उसकी जगह ऐसी इच्छा व्यक्त करना, काश ये ना होता, काश हम लोग पीछे वक्त में जा सकते थे। और इसी के तरीके से जब ये चीज़ सब सामने आई कि कॉर्न लॉज पर, मक्का कानूनों पर दो पक्ष हैं, दो वर्गों के बीच का एक संघर्ष है, उन दो वर्गों के बीच का संघर्ष है, इसके बीच में उनको क्या पक्ष लेने की ज़रूरत है, उस पक्ष में वो सीधे सीधे उसका आंसर भी नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें। अभी तक हर चीज़ में, हर जगह पर उनके पास आंसर हमेशा अमूर्तन में वो देते थे, लेकिन कॉन्क्रीट आंसर इसमें देने का कि किसका पक्ष लें, जो छोटी खेती है वो बर्बाद हो और जो खेती बर्बाद हो, और दूसरी तरफ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको चाहिए कि मक्का कानून रिपील हो, उन दोनों के पक्ष में से इसका आंसर बस इसी रूप में देते हैं कि जो रास्ता है पूंजीवाद का, उस रास्ते पे हमें नहीं जाना चाहिए। और दो जवाब भी दिए कि हाँ, निश्चित रूप से पता नहीं ये कैसे हो सकता है, किस तौर पर उसका आंसर क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। दूसरा, माना जाना चाहिए, सारी चीज़ों को इसको स्वीकार किया जाना चाहिए कि जो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जो सामने हमारे चीज़ें दिख रही हैं कि या तो हम लोग एग्रीकल्चर में तबाही होगी, एग्रीकल्चर में भी तबाही, उस अर्थ में तबाही की बात है जो सिस्मोंडी जिस अर्थ में उसको पुट कर रहे हैं, यानी कि जो छोटी खेती तबाह होकर जो बड़ी पूंजी का निवेश है और एक बड़े स्तर पर छोटी पूंजी तबाह होगी और उससे मजदूरी में सरभाराकरण होगा आबादी का, उस सेंस में तबाही की वो बात करते हैं। और दूसरी तरफ शहरों में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स में मैन्युफैक्चरर्स की ग्रो होना, इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन का ग्रो होना, इस सेंस में वो बात कर रहे हैं। उसको वो कॉन्ट्रडिक्शन को पुट ही इस सेंस में करते हैं कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, और उसके बाद आंसर इस रूप में पुट करते हैं। अब इसके बरक्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे। ऑन जनवरी 9, 1848, कार्ल मार्क्स डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन फ्री ट्रेड at a public meeting in Brussels. Unlike the Romanticists, who declared that the political economy, quote, political economy is not a science of calculation, but a science of morality, unquote, he took as point of departure of his exposition precisely the plain and sober calculation of interests. Instead of regarding the problem of corn laws as one concerning a system chosen by a nation or as one of legislation, as Sismondi looked upon it, the speaker began by presenting it as a conflict of interests between manufacturers and landowners, and showed how English manufacturers tried to raise the issue as the affair of the entire nation, tried to assure the workers that they were acting in the interest of national welfare. Unlike the Romanticists, who had presented the problem in the shape of considerations which a legislator must have in mind when carrying out the reform, the speaker reduced the problem to the conflict between the real interests of different classes of English society. He showed that the entire problem sprang from necessity of cheapening raw materials for the manufacturers. He described the distrust of English workers who regarded these self-sacrificing gentlemen, Bowring, Bright, and their colleagues as their worst enemies. Quote, the manufacturers build great palaces at immense expense, in which the anti-corn law league takes up, in some respects, its official residence. They send up an army of missionaries to all the corners of England to preach the gospel of free trade. They have printed and distributed gratis thousands of pamphlets to enlighten the worker upon his own interest. They spend enormous sums to make the press favorable to their cause. They organize a vast administrative system for the conduct of free trade movement, and they display all their wealth of eloquence at public meetings. It was at one of these meetings that a worker cried out, "If the landlords were to sell our bones, you manufacturers would be the first to buy them in order to put them through a steam mill and make flour of them." The English workers have very well understood the significance of the struggle between landlords and industrial capitalists. They know very well that the price of bread was to be reduced in order to reduce wages, and that industrial profit would rise by as much as rent fell, unquote. Thus the very presentation of the problem is quite different from that of Sismondi. The aims the speaker set himself were,
Firstly, to explain the attitude of different classes of English society towards the problem from the angle of their interests, and secondly, to throw the light on significance of reform in the general evolution of English social economy. The speaker's view on this last point coincide with those of Sismondi in that he, too, does not see in this a particular problem, but the general one of development of capitalism in general, of free trade as a system. Quote, "The repeal of corn laws in England is the greatest triumph of free trade in 19th century. By repeal of corn laws, free competition, the present social economy is carried to its extreme point. Hence the issue presents itself to these authors as a question whether the further development of capitalism is desirable or should be retarded, whether different paths should be sought, and so forth. And we know that their affirmative answer to this question was indeed the solution of the general fundamental problem of the destiny of capitalism and not of specific problem of corn laws in England. For the point of view established here was also applied much later in relation to other countries. The authors held such view in 1840s in relation to Germany and in relation to America, and declared that the free competition was progressive for that country. With respect to Germany, one of them wrote, as late as 60s, that she suffered not only from capitalism, but also from insufficient development of capitalism. Let us return to the speech we have been dealing with. We pointed to the fundamentally different point of view of the speaker, who reduced the problem to one of the interests of different classes in English society. We see the same profound difference in his presentation of purely theoretical problem of significance of repeal of corn laws to social economy. For him, it is not the abstract question of which system England should adopt, what path she should choose, as the question is put by Sismondi, who forgets that England has a past and a present which already determine that path. No, he forthwith presents the question on the basis of present day social and economic system. He asks himself, what must be the next step in the development of this system following the repeal of corn laws? The difficulty involved in this question was that of determining how the repeal of corn laws would affect agriculture, for as regards industry, its effect was clear to everybody. To prove that this repeal would benefit agriculture as well, the Anti-Corn Law League offered a prize for 3 best essays on the beneficial effect of repeal of corn laws would have upon English agriculture. The speaker briefly outlined the views of 3 prize winners, Coke, Morse and Gregg, and it was singled out the last name, whose essay most scientifically and most strictly followed the principles laid down by classical political economy. इस पर पहले एक बार बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं. सिस्मोंदी ने किस तरह से इस प्रॉब्लम को पेश किया ये हम लोग देख चुके हैं. मार्क्स ने फ्री ट्रेड पे स्पीच में अपनी एक ब्रुसेल्स की पब्लिक मीटिंग में जो अपनी बात रखी, उसमें जो अपनी पूरी बात कही, उसमें उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, मतलब इससे अलग जो तमाम रूमानीवादी थे, रूमानीवादी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को एक मोरालिटी की साइंस, जो हम लोगों ने पहले चैप्टर के कंक्लूजन में जो बात कही थी, जो पहले चैप्टर का कंक्लूजन था अंत में, जिसमें बार बार सिस्मोंदी कहते हैं कि रिकार्डो को मनुष्यों के बारे में सोचना चाहिए और दिल से सोचना चाहिए, ना कि इतना ज़्यादा ब्रेन से करना चाहिए. तो इसकी जगह मार्क्स ने प्रिसाइसली ये दिखाया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी एक साइंस है प्रिसाइसली कैलकुलेशन का, और कैलकुलेशन इंटरेस्ट्स का, किसके हित छिपे हुए हैं. और उन्होंने ये बताया कि जो मक्का कानून है, कॉर्न लॉज हैं, ये अपने आप में इसको इस रूप में पेश करने की जगह कि ये किसी एक देश द्वारा चुना गया या किसी सरकार द्वारा लाया गया कोई कानून नहीं है. जैसे इस समय अभी 3 कानूनों को लेकर, जिस किस्म जो कृषि कानूनों को लेकर जो पहले 2 कानून हैं जो एमएसपी की व्यवस्था को एक तरीके से ख़त्म करते हैं, उसमें इस तरह से उस प्रॉब्लम को पेश नहीं किया कि ये
ये कोई रास्ता था या कोई एक व्यवस्था थी जो एक देश चुन रहा है और दूसरे में से चुनने का सवाल था। उन्होंने इसको इस रूप में पेश किया मार्क्स ने कि ये दो वर्गों के बीच का एक अंतर्विरोध है। एक तरफ मतलब दो वर्ग जिसमें कह रहे हैं वो पूंजीपति वर्ग के ही दो हिस्सों के बीच का एक अंतर्विरोध था। एक तरफ मैन्युफैक्चरर्स थे और दूसरी तरफ लैंड ओनर्स थे, जो कैसे इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स ने जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट थे इंग्लैंड के, वो इस तरह से और इस क्वेश्चन को पेश कर रहे थे कि ये जैसे पूरे राष्ट्र के उत्थान के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो पूरा कानून है ये कानून क्यों ख़त्म होने चाहिए। इंग्लैंड के मैन्युफैक्चरर्स इस तौर पे पेश कर रहे थे। उन्होंने इस रूप में पेश किया कि भाई ये सारी चीज़ें इस रूप में होनी चाहिए थी। तो लेकिन मार्क्स ने इसको इस रूप में पेश किया कि ये दो जो जो अलग अलग क्लासेस हैं इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ी समाज के जो अलग वर्ग हैं उनके बीच के टकराहट की वजह से पैदा होने वाला जो जो अपने आप में उसकी टकराहट की वजह से पैदा होने वाला सवाल है, और उसी रूप में इसको देखा जाना चाहिए, जहाँ पे एक तरफ जो लैंड ओनर्स हैं, लैंड लॉर्ड्स हैं, वो ये चाहते थे, जो उनको हम लोगों ने पहले भी बात की कि उनको जो हायर रिन्यूमरेटिव प्राइसेस मिल रहे थे वो उसको बरकरार रखना चाहते थे। उनको जो एक तरीके से जो एक जो सरप्लस प्रॉफिट के एक बेशी सरप्लस प्रॉफिट उनके पास अतिरिक्त आ रहा था, जो हम लोगों ने बात की एक तरीके से पूरे समाज से वसूल के वो उनको मिल रहा था उस रूप में एक रिन्यूमरेटिव प्राइसेस की जो यहाँ पर बात करते हैं, लेनिन बात करते हैं कि वो कैसे उनको रिन्यूमरेटिव प्राइसेस अलग से मिल रहे थे। जब तक लैंड ओनर्स का सवाल है उनके लिए वो ये था कि वो उनका वो सरप्लस प्रॉफिट इंश्योर कर रहा था। तो दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या सवाल था? मैन्युफैक्चरर्स के लिए सवाल था कि अगर मक्का सस्ती होगी तो अपने आप में जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कुल मिलाकर सस्ते होंगे, रॉ मटेरियल सस्ते होंगे, जिससे कि मज़दूरों का वेतन कम किया जा सकता है। उनके लिए सवाल अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का था, और उनका प्रॉफिट जो मार्क्स बताते हैं कि जो प्रॉफिट बढ़ाने का जो दूसरा सरप्लस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने का जो एक एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू और दूसरा होता है रिलेटिव सरप्लस वैल्यू, और रिलेटिव सरप्लस वैल्यू को वसूलने के लिए हमेशा पूंजीपति ये करता है, आपस में कॉम्पीट करता है, और उस पूरी प्रोसेस में वो हमेशा ये करना चाहता है कि वो जो वेज गुड्स हैं, वेज गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको सस्ता करना चाहता था। ये जो प्रॉब्लम थी इन दोनों के बीच का सवाल था। मार्क्स को उद्धृत करते हैं लेनिन, जिसमें मार्क्स कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स ने पूरा एंटी कॉर्न लॉ लीग के बड़े बड़े महल बनाए थे, और उन महलों पे खूब वो प्रचार करते थे, उनको जगह जगह पे बताते थे कि क्यों फ्री ट्रेड ज़रूरी है। मज़दूरों के बीच में ये पर्चे बांटते थे, उसमें खूब ये बताते थे कि भाई इसका समर्थन किया जाना चाहिए। खूब पब्लिक मीटिंग्स होती थी, और ऐसी ही एक मीटिंग में एक मज़दूर ने चिल्ला के कहा था कि अगर जो ज़मींदार हैं अगर वो हमारी हड्डियां बेचना चाहें तो तुम जो पूंजीपति हो तो उन हड्डियों को ख़रीद कर उनका फैक्ट्री में चूरा बनाकर उस चूरे को पैकेट में बेचने का काम तुम लोग करोगे। उन दोनों में अंतर नहीं है। मज़दूरों ने ये पूरा तरह से समझ लिया था इन दोनों के बीच की टकराहट है, और इसका सवाल इसी रूप में है कि ब्रेड का प्राइस कम किया जाना था। मक्का का कीमत कम होगी, ब्रेड का प्राइस कम किया जाएगा, जिससे कि वेजेस कम हो सके, जिससे कि इंडस्ट्रियल प्रॉफिट बढ़ सके। इस रूप में जितना इंडस्ट्रियल प्रॉफिट जितना बढ़ेगा, रेंट जितना घटता जाएगा, जितनी वेजेस प्राइस ऑफ ब्रेड कम होगा मक्का कानून रिपील होने की वजह से, उतना ही इंडस्ट्रियल प्रॉफिट बढ़ाएंगे वेजेस कम करके, और वो वेज घटाना चाहते थे। उनके लिए ये प्रॉब्लम थी, उन दोनों के बीच की ये टकराहट थी। मार्क्स का जो पूरा प्रॉब्लम को पेश करने का तरीका है, अभी इसी सेंस में आप देखिए कि यही बहस पूरा जो यथार्थ पत्रिका के साथ भी इसी सवाल पर पूरी बहस हुई थी, जिस सवाल पर बात करते हुए यथार्थ पत्रिका में जो यथार्थ पत्रिका के तमाम सो कॉल्ड अर्थशास्त्री हैं वो ये बात कह रहे थे कि कैसे जो जब ये जो पूरा लाया जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट या जो बड़ी पूंजी आ रही है इसके अंदर, खेती के अंदर, ये तो एक मोनोपोली और ये भी सुपर प्रॉफिट वसूलेगी आकर। वो इस रूप में पेश कर रहे थे कि ये सुपर प्रॉफिट वसूलने वाली और भयानक वो प्रॉफिट वसूलेगी। और उनके लिए सवाल वो कह रहे थे कि अच्छा ये ऐसी बात कर दी कि आपने इंडस्ट्रियलिस्ट आकर खुद
वेजेस मतलब कीमतें कम करना चाहेंगे, ब्रेड की कीमतें कम करना चाहेंगे। कहते ये तो बिल्कुल ही अजीब ही बात हो गई उनके लिए लग रहे थे। लेकिन और उन्होंने ये भी बात कही, जैसा उन्होंने तमगा दिया था हम लोगों को कि हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली यही तमगा दिया उन्होंने कि हम लोग अपोलोजिस्ट्स हैं कॉरपोरेट के। जिस तरह से जो नरोदनिक थे रूस में, वो लेनिन को या मार्क्स के ज़माने में उस समय के नरोदनिक लेनिन को और मार्क्स को अलग अलग जो रूमानीवादी थे वो उनको अपोलोजिस्ट ऑफ मनी पावर कहते थे। अपोलोजिस्ट ऑफ मनी पावर, जो बड़ी ताकतें आ रही हैं, जो पूंजी का निवेश हो रहा है, उनके अपोलोजिस्ट कहते थे। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि सारे रूमानीवादी किस तरह से देखते हैं। और एक ऐसी प्रॉब्लम जिस पर दोनों का रुख बिल्कुल एक जैसा उभर कर आता है, एक जैसा दिखाई देता है, वो इस सवाल पर बिल्कुल उभर कर आ जाता है कि और इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर अभी भी उनका आप स्टैंड देख सकते हैं कि जो सरसों के तेल की कीमतों को बढ़ने को लेकर या सारी चीज़ों को लेकर उनको ये पता ही नहीं है कि सरसों के तेल की कीमतें किस रूप में बढ़ती हैं या वो किस कारण से बढ़ रही हैं। उसको मोनोपोली प्राइस के रूप में पेश करना कि वो मोनोपोली प्राइसिंग उसके ऊपर हो रही है, वो प्रिसाइसली इस चीज़ को जानते ही नहीं है। जैसा जो यहाँ पे मार्क्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो जो बिग कैपिटल है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट क्लास है, वो प्रिसाइसली ये चाहती है कि जो वेज गुड्स हैं उसके लिए जो जितने भी नेसेसरी गुड्स हैं वो सस्ते हों, उनकी कीमतें कम हो, जिससे कि उनका प्रॉफिट राइज हो सके। लेकिन वो प्रॉब्लम को दूसरी तरह से पेश करते हैं, जैसे बिल्कुल सिस्मोंदी यहाँ पर पेश करते हैं। मार्क्स जो पूरी क्वेश्चन को पेश करते हैं इस रूप में कि ये जो पूरा सवाल था, उन दोनों के सवाल की पेशकश में ही आप अंतर देख सकते हैं। सिस्मोंदी उसको दूसरे नज़रिए से पेश करते हैं, जबकि सिस्मोंदी इस सवाल की तरह पेश करते हैं कि रास्ता ही क्यों चुना जाना चाहिए, क्या ये कानून आने चाहिए, बैठी हुई सरकारों को ये कानून बदल लेने चाहिए। ये सरकारों की मंशा नहीं है, ये समाज में चल रहे वर्ग अंतर विरोधों का नतीजा है। और वो किसी सरकार की अपने उसके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं। कोई एक जैसे वो पेश करते हैं बार बार सिस्मोंदी के हमें इंग्लैंड के लेजिस्लेशंस का रास्ता फॉलो नहीं करना चाहिए, हम दूसरा रास्ता भी चुन सकते हैं। मतलब जैसे रास्ता चुनने की आज़ादी है इस रूप में। और क्वेश्चन को प्रिसाइसली मार्क्स इस रूप में पेश करते हैं कि ये तो है कि ये अपने आप में ये जो पूरा जिस तरह से ये आया है, जो फ्री ट्रेड का सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बताते हैं कि ये आम तौर पर एक प्रॉब्लम है। इसको एक बहुत ही ज़्यादा एक विशिष्ट समस्या के रूप में पेश नहीं करते हैं कि सिर्फ एक कॉर्न लॉज एक समस्या ऐसी नहीं है जो इस देश के अंदर है। वो आम तौर पर सिस्मोंदी भी इस रूप में पेश करते हैं, पूरे कॉन्टिनेंट की समस्या के रूप में पेश करते हैं कि कॉन्टिनेंट के आमतौर पर सोचना चाहिए सारी चीज़ में। मार्क्स और एंगल्स उसको जिस रूप में एनालिसिस करते हैं वो बताते हैं कि ये तो जो है कि फ्री ट्रेड मूवमेंट की सबसे बड़ी जीत के रूप में बताते हैं कि मक्का कानूनों का हटाया जाना, उसका रिपील होना, फ्री कंपटीशन का, ये जो सोशल इकोनॉमी की जो पूरी व्यवस्था है ये अपने सबसे तेज़ी से उसमें ग्रो करेगी। और यहीं पर अपने आप में सवाल मार्क्स एंगल्स इसको लेकर आ जाते हैं इसमें कि क्या पूंजीवाद का विकास अपने आप में, क्या हमें उसको उसके जो उसका ऐतिहासिक विकास है उसमें कोई रुकावट डालनी चाहिए। ये क्या कोई ऐसा सवाल है जिसमें क्या हम दूसरा रास्ता चुन सकते हैं पूंजीवादी विकास के रास्ते में? जो पूंजीवादी विकास प्रोडक्शन फोर्सेस के ग्रो होने के सेंस में लगातार जो ग्रो हो रही है, लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उसको हमें रिटार्ड करना चाहिए? और कहते हैं कि हम लोग उसको इसमें अफर्म करते हैं मार्क्स एंगल्स के पूंजीवादी विकास होना चाहिए और ये डिज़ायरेबल है, ये बढ़ना चाहिए। और ये सिर्फ इंग्लैंड में मक्का कानूनों के बारे में नहीं है, वो कई और जगह पर इंग्लैंड, जर्मनी में 1840 में, अमेरिका के संदर्भ में जगह जगह पर फ्री कंपटीशन को एक प्रोग्रेसिव बताते हैं, उस देश के लिए प्रोग्रेसिव बताते हैं ऐतिहासिक तौर पर। और बल्कि जर्मनी में तो ये भी कहते हैं कि जो पूरा जर्मनी के अंदर हम इससे ज़्यादा पूंजीवाद से जितना आजिज़ नहीं है, जितना तंग नहीं है, उतना पूंजीवाद के विकास न होने से ज़्यादा तंग है। ये क्वेश्चन इस रूप में मार्क्स एंगल्स पेश करते हैं कि ये अपने आप में क्वेश्चन पहला वर्ग अंतर विरोधों का है। ये वर्ग अंतर विरोधों का क्वेश्चन अपने आप में जुड़ा हुआ है पूंजीवादी विकास का, और उस पर एक एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, एज अ मार्क्सिस्ट हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए? पूंजीवादी विकास जो हो रहा है, उसकी उत्पादक शक्तियों का जो विकास हो रहा है, उस बारे में हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए ऐतिहासिक तौर पर? उस पर कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव है, अपने आप में हिस्टोरिकली प्रोग्रेसिव है,
इस रूप में इसे पेश करते हैं। हम वापस अगर जाएं पूरी आगे, कहते हैं कि इस पूरे भाषण के अगर हम लोग पूरा देखें, इन दोनों के अंदर, दोनों क्वेश्चन के पेशकश में अंतर है, दोनों लोग अलग तरीके से पेश करते हैं इस पूरी प्रॉब्लम को। आर्थिक व्यवस्था के अंदर कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उस सेंस में उसका एनालिसिस करते हैं, उस कॉन्क्रीट प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं, उससे नतीजा निकालते हैं कि ये अपने आप में वर्गों के बीच की टकराहट है। और कहते ये अपने आप में सवाल इसका है ही नहीं कि क्या हम कोई और व्यवस्था चुन सकते हैं विद इन कैपिटलिज्म के सेंस में, रास्ता जो पूंजीवादी विकास का, इसको छोड़ करके हम कोई दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। कहते हैं कि क्योंकि इंग्लैंड का एक भूतकाल था और उसका एक वर्तमान है, इसलिए उससे अपने आप में उसका आने वाला रास्ता तय हो चुका है। वो तो रास्ता अपने आप जा रहा है। हम लोगों को उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके एक मजदूर वर्ग के नज़रिए से इसमें देखना चाहिए कि हमारा पक्ष उसमें क्या होना चाहिए, इस सेंस में देखना चाहिए। आगे इस प्रॉब्लम को और खुलकर इसमें स्टैंड बताते हैं कि वर्किंग क्लास का स्टैंड इसमें क्या होना चाहिए, इस सवाल पर क्या होना चाहिए। कि ये तो क्लियर था, जो क्वेश्चन था ये था कि भाई खेती पर जो असर पड़ने वाला है और मैन्युफैक्चरर पर जो असर पड़ने वाला है, ये तो सामने है, हम लोगों के सामने है। कि इस सवाल को ये था कि खेती में भी जो छोटी पूंजी है ये तबाह बर्बाद होगी। ये कैसे तबाह बर्बाद, मतलब ये जो सवाल था अपने आप में कि छोटी पूंजी तबाह होगी, लेकिन अपने आप क्या खेती पर, जो खेती किस तरह से विकास हो रही है, या खेती में भी विकास होगा या नहीं होगा, इस सवाल पर जो फ्री ट्रेड के सपोर्टर्स थे, जो एंटी कॉर्न लॉ लीग थी, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने एक तरीके से इस चीज़ के ऊपर एक मतलब ऑफ़र किया प्राइस के जो लोग इस पर बेस्ट एसेज लिखेंगे, जो ये बताएं कि क्यों कॉर्न लॉज का हटाए जाने से जो इंग्लिश एग्रीकल्चर है वो भी बेनिफिट होगा। इंग्लिश एग्रीकल्चर एज अ होल, अभी हम एग्रीकल्चर जब आप बात कर रहे हैं तो हम लोग उसके वर्क, उसके उसमें कौन से क्लासेस हैं, क्लासेस पर असर के सेंस में छोटी पूंजी का पक्ष लेकर नहीं, ओवरऑल इसके सेंस में बात कर रहे हैं। और इसी सेंस में ये लोग पेश करते हैं कि इंग्लिश एग्रीकल्चर भी डेवलप करेगा। इनमें 3 होप, मोर्स और ग्रेग के लेक्चर्स आते हैं। मार्क्स उसमें ग्रेग का लेक्चर को स्पेशली आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसका जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली और पॉलिटिकल इकोनॉमी के नज़रिए से सबसे करेक्ट स्टैंड पॉइंट था, उसकी बात करता है। हम लोग आगे यहाँ से ही पढ़ना शुरू करते हैं। Writing mainly for big farmers, Greg, himself a big manufacturer, showed that the repeal of corn laws would thrust the small farmers out of agriculture and they would turn to industry, but it would benefit the big farmers who would be able to rent land on longer leases, invest more capital in land, employ more machines, and get along with less labor, which was bound to become cheaper with the fall in price of corn. The landlords, however, would have to be content with a lower rent because land of poor quality would drop out of cultivation as it would be unable to withstand the competition of cheap imported grain. The speaker proved to be quite right in regarding this forecast, and this open defense of capitalism and agriculture as the most scientific. History has confirmed his forecast. Quote, the repeal of corn laws gave a marvelous impulse to English agriculture. A positive decrease of agricultural population went hand in hand with increase of the area under cultivation, with more intensive cultivation, unheard of accumulation of capital incorporated with soil and devoted to its working, and augmentation in the products of soil without the parallel in history of English agriculture, plethoric rent rolls of landlords and growing wealth of capitalist farmers, greater outlay of capital per acre, and as a consequence more rapid concentration of farms were essential conditions of new method. But the speaker, of course, did not confine himself to recognizing Greg's arguments as being the most correct. Coming from the mouth of Greg, they were the reasoning of a free trader who was discussing English agriculture in general and was trying to prove the repeal of corn laws would benefit the nation as a whole.
After what we have said above, it is evident that these were not the views of speaker. He explained that reduction in price of corn, so glorified by free traders, meant an inevitable reduction in wages. The cheapening of commodity labor, more exactly labor power. तब तक मार्क्स 1848 में labor use कर रहे थे labor power की जगह. That drop in price of corn would never be able to compensate the workers for drop in wages. Firstly, because the drop in price of corn, it would be more difficult for worker to save on the consumption of bread with a view to buying other articles. Secondly, because the progress of industry cheapens articles of consumption, substituting spirits for beer, potatoes for bread, cotton for wool and linen, and by all this, lowering the workers' standard of requirements and living. Thus we see that apparently the speaker established these elements of the problem just as Sismondi does. He too admits that the ruination of small farmers and the impoverishment of workers in industry and agriculture will be the inevitable consequences of free trade. It is here that our Narodniks, who are also distinguished for their inimitable skill in citing, usually stop quoting excerpts and with complete satisfaction declare that they fully agree. But these methods merely show that they do not understand. Firstly, the tremendous difference in the presentation of problem which we indicated above. Secondly, they overlooked the fact that it is only here that the radical difference between the new theory and romanticism begins. The romanticist turns from the concrete problems of actual development to dreams, whereas the realist takes the established facts as his criteria in defining solving the concrete problem. Indefinitely solving the concrete problem. Pointing to the forthcoming improvement in the conditions of workers, the speaker went on to say, quote, "Thereupon the economists will tell you, well, we admit that competition among the workers, which will certainly not have diminished under free trade, will very soon bring wages into harmony with the low price of commodities, but on the other hand, the low price of commodities will increase consumption. The larger consumption will require increased production, which will be followed by larger demands for hands, and this larger demand for hands will be followed by a rise in wages. The whole line of argument amounts to this. Free trade increases productive forces. If industry keeps growing, if wealth, if productive power, if, in a word, productive capital increases the demand for labor, the price of labor and consequently the rate of wages rise also. The most favorable condition for worker is the growth of capital. This must be admitted. If capital remains stationary, industry will not merely remain stationary but will decline, and in this case the worker will be the first victim. He goes to the wall before the capitalist. And in the case where capital keeps growing in the circumstances which we have said are the best for the worker, what will be his lot? He will go to the wall just the same." Unquote. And quoting data given by English economists, the speaker went on to explain in detail how the concentration of capital increases the division of labor, which cheapens labor power by substituting unskilled for skilled labor, how the machine ousts the workers, how big capital ruins the small industrialists and small rentiers and leads to intensification of crises, which still further increase the number of unemployed. The conclusion he drew from his last analysis was that free trade signifies nothing but freedom for development of capital. एक ये पैराग्राफ और कर लेते हैं, फिर इस पे बात कर लेंगे. Thus the speaker was able to find a criteria for solution of the problem which at first sight seemed to lead to the hopeless dilemma that brought Sismondi to a halt. Both free trade and its restraint equally led to ruin of workers. The criteria is the development of productive forces. It was immediately evident that the problem was treated from historical angle. Instead of comparing capitalism with some abstract society as it should be, that is fundamentally with a utopia, the author compared it with the preceding stages of social economy, compared the different stages of capitalism as they successively replaced one another, and established the fact that the productive forces of society developed thanks to the development of capitalism. By applying scientific criticism to the arguments of free traders, he was able to avoid the mistake usually made by the romanticists,
who, denying that the arguments have any importance, throw out the baby with the baby water, unquote. He was able to pick out their sound kernel, that is, the undoubted fact of the enormous technical progress. Our Narodniks, with their characteristic wit, would, of course, have concluded that this author, who had so openly taken the side of big capital against the small producer, was an apologist of money power. The more so that he was addressing continental Europe and applying the conclusions he drew from English life to his own country, where at that time large-scale machine industry was only taking its first timid steps. And yet, precisely this example, like a host of similar examples from West European history, could help them study the thing they are not at all able to understand. Perhaps they do not wish to do so, namely, that to admit that big capital is progressive as compared with the small production is very, very far from being apologetics. इस पर एक बार बात कर लेते हैं, फिर मेरे ख्याल से एक ही बार में बात हो जाएगी. मार्क्स इसके ग्रेक को पहले तो ग्रेक का जो लेक्चर जो उसका एस्से था उसको बताते हैं कि वो सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली एक्यूरेट था, यानी कि जो कि एंटी कॉर्न लॉ लीग ने यानी कि मैन्युफैक्चरर्स ने जब इसके लिए इनवाइट किया कि बताया जाए तमाम कैसे कि ये बताया जाए कि कैसे अपने आप में कॉर्न लॉज का रिपील होना, मक्का कानूनों का हटाया जाना, उन कानूनों को हटाया जाना अपने आप में कैसे प्रगतिशील है खेती के लिए भी. तो ग्रेक जो खुद बड़ा मैन्युफैक्चरर था, वो खुद बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट था, वो ये कहता है कि कैसे जो कॉर्न लॉज आएंगे वो और वो एक तरीके से पक्ष लेता है बड़े किसानों का, बड़े जो धनी किसान हैं कुलकों का, उनका पक्ष लेकर बताता है कि जो छोटे किसान हैं वो खेती से तबाह बर्बाद होकर इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे, और इस प्रक्रिया में जो बड़े किसान हैं उनको एक लंबे समय के लिए रेंट पर देना आसान होगा, खेती में बड़े स्तर पर पूंजी निवेश करना आसान होगा, ज़्यादा मशीनें लगाएंगे जिसमें लेबर का कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खुद और जो लेबर भी वो एम्प्लॉय करेंगे वो भी चीप होती चली जाएगी क्योंकि जो प्राइस ऑफ कॉर्न है वो कम होता जाएगा. दूसरी तरफ बिग फार्मर्स यानी कि जो खुद खेती करने वाले हैं, जो खुद खेती करेंगे लेकिन जो रेंट पर हैं, जो सिर्फ रेंट पर निर्भर लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको सिर्फ लोअर रेंट मिलेगा रिलेटिवली उसके मुकाबले, क्योंकि जो ज़मीन जो पुअर क्वालिटी की है वो धीरे धीरे वो कल्टीवेशन से बाहर होती जाएगी, क्योंकि वो जो कंपटीशन जितना ज़्यादा है उसके मुकाबले उस पर रह ही नहीं सकती है, क्योंकि वो रेंट ज़्यादा इस पर वसूलते हैं कि मतलब क्योंकि कैपिटलिज्म में जो अपने आप में कीमतें तय होती हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कीमतें तय होती हैं, वो जो लोएस्ट फर्टिलिटी का लैंड होता है उससे प्राइसेस तय होती हैं, और प्राइसेस जब लोएस्ट फर्टिलिटी वाला जब और बाहर से और सस्ती कीमतें आएंगी, जो लोएस्ट कल्टीवेशन वाले पे उस पर एक हायर अमाउंट ऑफ रेंट वो वसूलेंगे, उनको या तो रेंट उसका कम करते जाना पड़ेगा, अगर वो रेंट कम नहीं करेंगे तो वो पूंजीपति जो उनके खेत पर जैसे एक पूंजीपति ने एक जो उसका भूस्वामी है उसके रेंट पर खेती करनी शुरू की, वो पूंजीपति तो इंडस्ट्री में भी अपनी पूंजी इंडस्ट्री में भी लगा सकता था या खेत में भी लगा सकता था, उसको क्योंकि एक हिस्सा रेंट में भी देना है और उसको एवरेज प्रॉफिट भी मिलना चाहिए जितना उसको इंडस्ट्री में मिलता, तब वो निवेश करेगा. अगर रेंट इतना ज़्यादा हो कि उसको उसकी कीमत के अनुसार जो वो फसल की कीमत रखेगा उस पर उसको प्रॉफिट ना मिल पाए, तो वो उसमें से अपने आप को हटा लेगा, वहाँ पर वो उस पर खेती ही नहीं करेगा. ये ज़्यादा क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर से जो इम्पोर्टेड ग्रेन्स हैं वो सस्ती हैं, वो अपने आप में सस्ती हैं, तो इस वजह से उसको उनकी कीमतें
उस जो फॉरेन का कंपटीशन है उसमें उसको कीमतें कम रखनी पड़ेंगी, इस वजह से रेंट लोअर साइड पे जाएगा। लैंडलॉर्ड्स के जो लैंडलॉर्ड्स बड़े स्तर पर रेंट ले रहे थे उनके खिलाफ जाएगा, लेकिन बिग फार्मर्स जो हैं, जो बिग कैपिटलिस्ट फार्मर हैं, उनके सपोर्ट में जाता है। और मार्क्स इसको बताते हैं कि अपने आप में ये चीज़ खुद में कैपिटलिज्म के पक्षधर थी, ये कैपिटलिज्म के पक्ष में जाती है। और इस पूरे इसको बताते हैं कि किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से कॉर्न लॉज के हटने के बाद से ज़बरदस्त एक डेवलपमेंट हुआ इंग्लिश एग्रीकल्चर का। पूरा एक जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन थी, जो छोटे किसान थे, वो बर्बाद हो गए। वो बर्बाद होकर सीधे सीधे जाते हैं, बाहर जाते हैं। और जो फार्मर्स थे उनको बड़े स्तर पर ज़मीनों को कल्टीवेट कर पाते हैं, एक बड़े एरिया पर वो कल्टीवेट कर पाते हैं। ज़्यादा इंटेंसिव कैपिटल का निवेश होता है। जो छोटी पूंजी होती है, छोटी पूंजी पर जितने भी हद तक होगा तो वो अपने आप पे प्रोडक्टिव फोर्स को तो रोकती है डेवलप होने से। बड़े स्तर पर जब खेती होगी तो वो बड़े स्तर पर ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा कैपिटल का, सॉइल से ज़्यादा चीज़ें होंगी, प्रोडक्ट्स। और इस मामले में कुल मिलाकर बताते हैं कि कुल मिलाकर ये खूब वेल्थ इंक्रीज़ हुई, कैपिटलिस्ट फार्मर्स की खूब हुई और ज़्यादा कैपिटल उस पर निवेश हुआ इस सेंस में। और इसने सारी चीज़ों के अंदर निश्चित रूप से ये रिजल्ट्स तो लेकर ही आया, इस पूरी प्रोसेस में ये रिजल्ट लेके आया। और इस मामले में ग्रेग का एनालिसिस ठीक था, लेकिन ग्रेग के एनालिसिस पर रुकते नहीं हैं मार्क्स, वहाँ के एनालिसिस तक रुकते नहीं हैं। वो ये बताते हैं कि ये वो तो क्योंकि ग्रेग इस रूप में पेश कर रहा था कि ये अपने आप में पूरे देश के लिए कैसे फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन मार्क्स बताते हैं कि ओवरऑल मार्क्स का इस पोजीशन को चूज़ करते वक्त, कि उस पूरी पोजीशन को चूज़ करते वक्त अलग अलग क्लासेस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको भी बताते हैं। वो बताते हैं कि मक्का के कीमतें कम होंगी, इसकी वजह से होगा क्या, वेजेस कम होंगी, जो हम लोग बता रहे थे रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। क्योंकि ओवरऑल मक्का की कीमतें कम होंगी तो जो वेजेस के लिए मज़दूरों की जो वेजेस हैं वो अपने आप में कम हो जाएंगी एक प्रोसेस में। क्यों कम हो जाएंगी? क्योंकि वर्कर्स के बीच में भी एक कंपटीशन होता है, वर्कर्स भी सेलर्स ऑफ लेबर पावर हैं। और जब मक्का की कीमतें कम होंगी, ये पूंजीपतियों के हाथ में हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट देगा, क्योंकि वर्कर्स और कैपिटलिस्ट आपस में कॉम्पीट करते हैं और वर्कर्स के बीच में भी एक कंपटीशन जारी रहता है। इस वजह से इसी का उन दोनों मजदूरों के बीच में अगर एकता ना हो, साझा एकता उस सेंस में नहीं हो, तो वो हमेशा उसके पास एक टूल रहेगा कि वो उस कमोडिटी की कीमत को कम कर सकता है, मज़दूरों को आपस में टकरा कर उसकी कम कीमत कर सकता है, सारी चीज़ें कम कर सकता है। और वर्कर जो दूसरा ये बताते हैं कि जो कीमतें कम होंगी, मज़दूर की कीमतें कम होगी, तो उसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ों के ऊपर निवेश करेगा, सारी चीज़ें करेगा। लेकिन कुल मिलाकर मज़दूरों की जो जीवन स्थिति है, इस पूरी प्रक्रिया से मज़दूरों की वेजेस कम होंगी, सारी चीज़ होंगी। अगर उसके पास कुछ बच भी जाता है तो वो जिस पर भी खर्च करेगा, वो सारी चीज़ें खर्च करेगा, उससे भी ये जो प्राइसेस हैं ये सारी कम हो जाने की वजह से जो मज़दूर है वो अपने आप में सारी चीज़ें उतना अर्जित नहीं कर पाएगा कि वो और चीज़ों के अंदर अगर ब्रेड पर कीमत, आपने ब्रेड की कीमत कम हो गई, तो मज़दूर अगर ये सोचे कि वो ब्रेड की कीमत कम हो गई तो इसके अलावा दूसरे सामान खरीद सकता है। लेकिन क्योंकि मज़दूरों के बीच में भी आपसी कंपटीशन है, तो मज़दूर नहीं खर्च कर पाएगा, और ज़्यादा खर्च करने की उसकी कैपेसिटी कम होती चली जाती है। वो कैपेसिटी कम होती है, रियल वेज कम होती है, भले ही वो नॉमिनल वेजेस जो भी बरकरार हैं वो वेजेस उसकी कम ही होंगी। एक लॉन्गर टर्म में हमेशा कैपिटलिस्ट इस तरीके से करता है, प्राइसेस के जरिए कंट्रोल करके। दूसरी तरफ जो लगातार उसके जो आर्टिकल्स ऑफ कंजम्पशन है उसको भी वो हमेशा चीपन करता चला जाएगा, उनको सस्ता करता चला जाएगा, और उसी प्रोसेस में उसका जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं वो सिकुड़ते ही जाते हैं। ये तो हमेशा ही होगा, ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जैसे जैसे आगे कैपिटलिज्म बढ़ता है सारी चीज़ें होती हैं, ये तो हमेशा ही होगा। कैपिटलिज्म, इनके बीच में प्रॉफिट और उसकी जो झगड़ा होता है वेजेस और प्रॉफिट के बीच में चलेगा, उस प्रोसेस का तो नतीजा तो ये होगा ही। इस सेंस में तो सिस्मोंदी और मार्क्स इस प्रॉब्लम को एक ही तरह से पेश करते हैं, क्योंकि सिस्मोंदी भी प्रिसाइसली यही कहता है कि मैन्युफैक्चरर्स जो आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ तो छोटे किसान भी बर्बाद हो रहे हैं, मज़दूर भी इंडस्ट्री में लगातार गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, भयानक हम लोग नतीजों की तरफ जा रहे हैं, हमें दोनों ही आबादी को बर्बाद होने से बचा लेना चाहिए। और यहाँ पर मार्क्स, लेनिन कहते हैं कि इस मामले में सारे नरोदवादी मार्क्स को यहाँ तक तो कोट करते हैं,
उनको यहाँ तक तो साइट करते हैं, उद्धृत करते हैं और यहाँ तक बताते हैं कि देखिए मार्क्स भी हम लोगों से सहमत है, हम मार्क्स की बात से पूरी तरह से सहमत है। लेकिन पहली चीज़, मार्क्स जिस तरह से इस पूरी समस्या को पेश करते हैं और जिस तरह से रूमानीवादी नरोदनिक इस समस्या को पेश करते हैं उसमें एक अंतर है। और दूसरा सवाल यही है कि मार्क्स इस चीज़ को समझा रहे हैं इसलिए कि इसको इस कॉन्क्रीट प्रॉब्लम को हल कैसे किया जाएगा। एक रूमानीवादी नज़रिए से जब वो समझाते हैं, उन असल प्रॉब्लम की जगह उनकी जगह अपने सपने, उनकी जगह अपने ड्रीम्स रखते हैं। तो इसका पूरा पक्ष लेते हुए मतलब मार्क्स इस पूरी बात को रखते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि ये निश्चित ही होगा कि मज़दूरों के बीच में कंपटीशन होगा, उससे जो वेजेस हैं वेजेस कम हो जाएंगी, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ के अनुसार से सारी चीज़ें होंगी। और जब प्राइसेस कमोडिटीज़ मतलब वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप सारी चीज़ें हैं ना कि लोअर प्राइस होंगे कमोडिटीज़ का और उसकी वजह से क्या होगा, कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा, लार्ज कंजम्पशन होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो मज़दूर की ज़रूरत बढ़ेगी, ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत बढ़ेगी, ज़्यादा कंजम्पशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मज़दूरों की और रिक्वायरमेंट होगी। और इस प्रक्रिया में जब मज़दूरों की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो एक डिमांड की वजह से, लेबर पावर की डिमांड की वजह से वेजेस राइज होंगी। और इस सेंस में ये बताते हैं कि इस वजह से फ्री ट्रेड अपने आप में प्रोडक्टिव फोर्सेस को इंक्रीज करता है और मजदूरों के पक्ष धर रहा है। ये तो है कि जैसे जैसे वेल्थ इंक्रीज होती है, उत्पादक शक्तियाँ इंक्रीज होती हैं और प्रोडक्टिव कैपिटल डिमांड करती है तो जो लेबर पावर है वो इंक्रीज होगा। ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है, ये एडमिट करता है। लेकिन पूंजी हर हमेशा एक इस तरह से स्थायी नहीं रहती, या तो वो जब तक वो इस मतलब ये पूंजी है या तो वो बढ़ेगी या डिक्लाइन होगी इस पूरी चीज़ के अंदर। और जब भी ये पूंजी एक सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं, प्रक्रिया में जाकर हमेशा ये होगा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कैपिटल का इंक्रीज होगा, मज़दूरों की लेबर पावर चीपन होगी, लगातार मशीनों को बाहर निकालेगा, छोटे मज़दूर बर्बाद होंगे, रेंटियर्स बर्बाद होंगे और क्राइसिस बढ़ेगी, मज़दूरों की बेरोज़गारी बढ़ेगी और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। पूंजी ग्रो करती है, यानी कि जब तेजी का दौर आता है पूंजी ग्रो करती है, इस समय मजदूरों की वेजेस भी इंक्रीज कर सकती है, सारी चीज़ें इंक्रीज करती है। क्राइसिस आता है, धड़ाम से चीज़ें गिरती हैं, सबसे ज़्यादा बर्बाद मजदूर होते हैं, भयानक बर्बादी होती है, सब कुछ होता है। ये बर्बादी किस वजह से होती है, क्राइसिस किस वजह से होती है, इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। उस पर एक बार हम लोग जब कंक्लूड करेंगे तब फिर से बात करेंगे। ये इस पूरी चीज़ के अंदर लेकिन मार्क्स बताते हैं कि ये प्रक्रिया के अंदर ये तो है कि ये सिर्फ उसका एक पहलू है कि मजदूर जब ये सारी लेबर पावर इंक्रीज होगी, सारी चीज़ होगी, ये सारी इस प्रोसेस में, लेकिन उसके साथ ये बर्बादी भी होती है, मज़दूरों की अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। और लेकिन ये एक लगातार एक फ्लक्चुएशन के बीच में होता है, ये कभी भी कोई एक स्टेशनरी चीज़ नहीं है। या तो कैपिटल ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा कैपिटल होगी तो ज़्यादा रोज़गार तो पैदा होगा ही, पूंजी निवेश होगा तो रोज़गार पैदा होगा, लेकिन ये भी अपने आप में एक क्या कहें बहुत टर्बुलेंट प्रोसेस है। इस टर्बुलेंस के अंदर जैसे कैपिटल अट्रैक्ट करती है, लेबर पावर को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, वो डिमांड ग्रो होगी, जैसे जैसे तेज़ी हो रही है, संकट का दौर दूसरी तरफ आएगा तो दूसरी तरफ उसको रिपेल करेगी, सारी चीज़ें होंगी, मज़दूरों को छटनी की जाती है, काम से निकाला जाता है। ये भी एक प्रोसेस में लगातार चलता रहता है, ये एक क्या टर्बुलेंट प्रोसेस है जिसमें ये लगातार चलता रहता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल बढ़ने की प्रक्रिया में हर हमेशा जो चीज़ है, जिस चीज़ को मार्क्स अंडरलाइन करते हैं, ये चीज़ प्रिसाइसली पॉइंट ये नहीं है जो तमाम इकोनॉमिस्ट या तमाम फ्री ट्रेड के सपोर्टर ये बात कह रहे हैं कि वेजेस इंक्रीज होगी, सारी चीज़ होगी। प्रिसाइसली वो चीज़ को जिसको आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोडक्टिव फोर्सेस इंक्रीज करती हैं, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल अपने आप में इसके अंदर शामिल है। और यही वो एक क्राइटेरिया है जिसको मज़दूरों को वो पहचानते हैं सारी चीज़ के अंदर कि मज़दूर बर्बाद भी होगा, उसकी ऊपर नीचे वो लगातार उसके रुइनेशन भी हो सकता है, वो बेहतर स्थिति में भी जा सकता है। वो तो अपने आप में कैपिटल के टर्बुलेंट जो उसकी प्रोसेस है, किस तरह से उसका कॉन्ट्रडिक्टरी मूवमेंट है, उसकी वजह से होता है। लेकिन कुल मिलाकर उत्पादक शक्तियों का विकास वो वजह है, अगर इसको हम ऐतिहासिक नज़रिए से देखें जिसमें पूंजीवाद का विकास होना ज़रूरी है, उस ऐतिहासिक नज़रिए से देखें और उसमें बताएं कि हम पहले सामंती व्यवस्था से आगे बढ़े हैं और
ऐतिहासिक तौर पर यकीनन वो एक प्रगतिशील कदम है, और खुद पूंजीवाद के अंदर कई सारी मंजिलें रही हैं जिसमें लगातार उत्पादक शक्तियों के विकास होने से हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं। और ये अपने आप में, जैसे आने वाले समय में लेनिन इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से साम्राज्यवाद के ऊपर जब लिखते हैं तो लेनिन बताते हैं कि साम्राज्यवाद अपने आप में सर्वहारा क्रांति की पूर्व बेला होता है, यानी कि वो समाजवादी व्यवस्था के लिए एक मटेरियल कंडीशंस तैयार कर देता है। इस सेंस में इंपीरियलिस्ट कैपिटलिज्म का फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म से भी ग्रो करके इंपीरियलिज्म में जाना हिस्टोरिकली प्रोग्रेसिव है। इस सेंस में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस सेंस में छोटी पूंजी बर्बाद होती है, बड़ी कैपिटल आती है। इस सेंस में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं, इस सेंस में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म का सपोर्ट इस अर्थ में कहते हैं कि ये प्रगतिशील है, जिस अर्थ में यहाँ पर लेनिन इसको समझा रहे हैं। और जब हम ये बात करें पूरे इस पूरे आर्ग्यूमेंट में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट में हम लोगों को कहीं पर भी इस पूरे फ्री ट्रेडर्स के आर्ग्यूमेंट्स को जब लेते हैं मार्क्स, उनके आर्ग्यूमेंट्स को लेने में इस बात को हटाने के साथ साथ कि वो जो उसके साथ वो सारी चीज़ कहते हैं कि पूरा राष्ट्र आगे विकसित हो जाएगा, खेती में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी, मज़दूरों का बढ़ोतरी होगा, तो वो कहते हैं कि वो बेबी थ्रो ही, मतलब उन्होंने ये पहचाना कि बच्चे को ही गंदे पानी के साथ ना फेंक दिया जाए, गंदा पानी निकाल के फेंका जाए टब में से, और उस पूरी प्रोसेस के अंदर समझा कि क्यों ऐतिहासिक तौर पर प्रगतिशीलता को स्वीकार किया जाना चाहिए। और इस मामले में ये जो पक्ष लेते हैं कि बिग कैपिटल हमेशा प्रोग्रेसिव है, उसका आना प्रोग्रेसिव है स्मॉल प्रोड्यूसर के बरक्स, और इस बात को कहते ही तुरंत नरोदनिक ये कहते हैं कि आप अपोलोजिस्ट ऑफ मनी पावर है या अपोलोजिस्ट ऑफ बिग कैपिटल है। आप यथार्थ पत्रिका, द ट्रूथ पत्रिका के तमाम पन्नों को देखिए, तमाम पन्नों के ऊपर कई सारे आर्टिकल्स उन्होंने इसी रूप में लिखे हैं, जब हम लोग एग्जैक्टली यही बात करते हैं कि क्यों जो कृषि कानून है, जो 2 कृषि कानून पहले कानून आए हैं जो एमएसपी की व्यवस्था को डिसमेंटल करते हैं, वो अपने आप में जो खेतीहर पूंजीपतियों के बीच में, जो खेती में लगे हुए पूंजीपति वर्ग है, और जो बिग मोनोपोली है, जो इजारेदार पूंजीपति वर्ग है, उसके बीच का एक अंतर विरोध है। और इसमें ऐतिहासिक तौर पर ये प्रगतिशील ही है इस सेंस में, जिस तरह से नरोदनिक उस समय कहते हैं, इस समय आज यथार्थ पत्रिका के लोग कह रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं। इस समय पूरे आंदोलन में भारत का पूरा ही क्या कहें कि वाम आंदोलन, इस समय पूरा जो धनी किसान आंदोलन चल रहा है, कुलक आंदोलन चल रहा है, उसके ट्रैक्टर की जो पीछे जो ट्रॉली है, उस ट्रॉली पर लटक कर नारेबाजी कर रहा है पूरा किसानी को बचाने की। वो किसानी को बचाने की नारेबाजी जो वो पूरी कर रहा है, वो ऐतिहासिक तौर पर उनका व्यू रिएक्शनरी है, हिस्टोरिकली उनका व्यू पॉइंट पूरी तरीके से रिएक्शनरी है। और जब हम ये कहते हैं कि बिग कैपिटल प्रोग्रेसिव है हिस्टोरिकली देखते हुए, तो ये कतई भी इसका अपोलोजेटिक होना नहीं है। अंततः आखिर में बात लेनिन कहते हैं, छोटा ही हिस्सा बचा, बहुत छोटा सा। इट इज सफिशिएंट टू रिकॉल द अबव कोटेड चैप्टर फ्रॉम सिस्मोंदी एंड हिज स्पीच टू बी कन्विंस्ड दैट द लेटर इज सुपीरियर both from the standpoint of theory and hostility towards every kind of apologetics. The speaker described the contradictions that accompany the development of big capital much more exactly, fully, straightforwardly and frankly than the romanticist ever did. But he never descended to uttering a single sentimental phrase bewailing this development. He never uttered a word anywhere about a possibility of diversion from the path. He understood that by means of such phrases, people merely cover up the fact that they themselves are diverting from the problem reality confronts them with. That is, a certain economic reality, a certain economic development, and certain interests that spring from this development. The above mentioned fully scientific criteria enabled him to solve this problem while remaining a consistent realist. Do not imagine, gentlemen, said the speaker, Marx, quote, that in criticizing freedom of trade, we have the least intention of defending the system of protection, unquote. And he went out to point out that under the contemporary system of social economy, both free trade and protection rested on the same basis,
briefly referred to breaking up process of old economic life and of the old semi-patriarchal relationships in West European countries carried through by capitalism in England and on the continent, and indicated the social fact that under certain conditions free trade hastens this breakup, and he concluded with the words, quote, "It is in this sense, gentlemen, that I vote in favor of free trade," unquote. मतलब वो पूरे क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, उस पूरे जिस तरह से जो मार्क्स का जो पूरा नज़रिया है, वो पूरे तरीके से किस तरह से कोई भी अपोलोजेटिक होने में, जो खुद अपने आप में जो एंटी कॉन लॉ लीग के लोग हैं उससे होने में, उन सारी चीज़ों से, और दूसरी तरफ खुद सिस्मोंदी के नज़रिए से, उस सारी चीज़ों से एक अलग उनका पूरा पक्ष लेते हैं। उनकी थ्योरी से भी, सिस्मोंदी की भी थ्योरी से अलग मार्क्स की पोजीशन है, और ये जो तमाम एंटी कॉन लॉ लीग वाले लोग हैं उनसे भी मार्क्स का अलग पोजीशन है। वो निश्चित रूप से इसको पहली बार बताते हैं कि ये बिग कैपिटल के साथ जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उसकी वजह से अभिव्यक्त हो रहे हैं, और रोमांटिसिस्ट से ज़्यादा रूमानी जो ख़यालात पाले हुए तमाम अर्थशास्त्री हैं उनसे सीधे तौर पर उसको करते हैं, और इस विकास के कारण जो अंतर्विरोध हो रहे हैं उसको किसी भी तौर पर किसी भी किस्म से भावनापूर्ण जुमलों के पीछे छिपाने की कोशिश नहीं करते हैं, कोई रास्ता दूसरा बताने की कोशिश नहीं करते हैं। सीधे सीधे बताते हैं कि ये फैक्ट क्या है, सच्चाई सामने क्या है, आर्थिक सच्चाई जो हमें आंखों में देख रही है वो असल में है क्या, उसके साथ किस वर्ग के हित छिपे हुए हैं, मजदूर वर्ग का उसके साथ क्या नज़रिया होना चाहिए, और इस नज़रिए से, मजदूर वर्ग के इस नज़रिए से कि वो क्रांतिकारी स्थिति ज़्यादा बेहतर करता है। जब भी बड़ी पूंजी तैयार होती है, वो क्रांति की, समाजवाद की पूर्व बेला, जब लेनिन जिसको अन्य जगहों पर परिभाषित करते हैं या मार्क्स जैसे अन्य जगह पर परिभाषित करते हैं, उसके लिए वो एक तरीके से पूरी स्थिति तैयार करता है। और इस मामले में वो किसी भी सेंस में प्रोटेक्शन को, उनका पक्ष लेना, वो पक्ष लेने की बात ही नहीं करते। हम दोनों को इनमें से किसी एक के पक्ष लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ना तो हम प्रोटेक्शन के समर्थन में, ना इसके अंदर हैं, और बताते हैं कि ओवरऑल वो जिस चीज़ के जो सारी चीज़ें हैं, जो फ्री ट्रेड है और प्रोटेक्शन है, सारी चीज़ें जिस तरह से आ रही हैं, ये जो ब्रेकअप हो रहा है ये कैपिटलिज्म में, और ये सारी चीज़ें जो जिसके बारे में ये कह रहे थे ब्रेकअप हो रहा है, पुरानी व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था टूट रही है, उसके बारे में बताते हैं ये एक फैक्ट है और ये हर जगह अकर कर रहा है। और फ्री ट्रेड इस चीज़ को और जल्दी लेके आ जाता है कि पुराने जो सेमी पेट्रियार्कल रिलेशनशिप्स हैं वो सारे टूट रहे हैं, और इस सेंस में ये ऐतिहासिक तौर पर प्रगतिशील है कि ये जो पिछड़ापन है, जो उत्पादक शक्तियों का पिछड़ापन है, वो बढ़े, ग्रो करे और आगे हम पहुँचे। इस सेंस में मार्क्स समर्थन करते हैं फ्री ट्रेड का। और इस पूरी पोजीशन से आप, मतलब एकदम से आप आज इस आखिरी चैप्टर को एक बार खुद देखें, और जो हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया है, इस डिस्कशन से जो अभी पूरा आंदोलन चल रहा है, जो धनी किसानों का आंदोलन चल रहा है, कुलकों का आंदोलन चल रहा है, उस पोजीशन से इस पूरे सारे डिबेट को पूरा देखें तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि इनका एक एक पोजीशन, इनकी जो इस समय है वो बिल्कुल नरोधनिकों की पोजीशन है। कई जगह पर इतनी खुलकर उनकी बात ही नहीं आएगी, जैसे हो सकता है कि थ्योरेटिकल मसलों पर, जहाँ से लेनिन शुरू करते हैं पूरे सिस्मोंदी के थ्योराइजेशन से, और जो रूसी नरोधनिकों ने अप्रिसिएशन किया था रेवेन्यू के क्वेश्चन का, कि रेवेन्यू और प्रोडक्ट क्या होता है, वो कई जगह टुकड़ों टुकड़ों में बात मिलेगी। उसके लिए आपको पूरा वो समझना ज़रूरी है। जो हम लोगों ने पूरे किताब के लॉजिक को फॉलो किया शुरू से लेकर अंत तक, हम लोगों ने जो बातचीत जहाँ से शुरू की थी कि एडम स्मिथ की जो अवधारणा थी, एडम स्मिथ की अवधारणा को ये लेते हैं, एडम स्मिथ की अवधारणा को सिस्मोंदी लेते हैं और बताते हैं कि कैसे जो कुल मिलाकर प्रोडक्शन में इन टोटलिटी होता है, कि जैसे वो बताते हैं ना कि जो कुल कैपिटल जो होती है वो अपने आप को रिजॉल्व करती है वेजेस और प्रॉफिट में। तो मार्क्स उसमें बताते हैं कि वो कांस्टेंट कैपिटल को ऐड करना भूल गए, लेकिन कांस्टेंट कैपिटल को एडम स्मिथ बताते हैं कि कांस्टेंट कैपिटल अपने आप में अगर हम एग्रीग्रेट, सोशल एग्रीग्रेट करते हैं तो वो एक रेवेन्यू बन जाती है, दूसरी के लिए जो कैपिटल होती है वो रेवेन्यू बन जाती है, और अपने आप में उसमें हल होने की तरफ वो बताते हैं। लेकिन वो प्रिसाइसली मार्क्स पहली बार उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, जो एडम स्मिथ के साथ भी थी और जो सिस्मोंदी के साथ भी प्रॉब्लम है। वो ये है कि आप
पहली चीज़, आप प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्शन है किस तरह, प्रोडक्ट्स को इन जनरल बात नहीं कर सकते हैं। दो तरह के कंजम्पशन होते हैं, एक प्रोडक्टिव कंजम्पशन होता है, एक पर्सनल कंजम्पशन होता है। इन दोनों के बीच में आपको फ़र्क करना पड़ेगा। प्रोडक्टिव कंजम्पशन यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हो रहा है, मशीन का, लोहे का, इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रोसेस में भी होम मार्केट असल में श्रिंक नहीं करता है, ग्रो करता है। एक तो उस चीज़ में खंडन करते हैं, दूसरा इस चीज़ में खंडन करते हैं कि जो एनुअल प्रोडक्ट है वो नेट रेवेन्यू के इक्वल नहीं होता। उस नेट रेवेन्यू को ये बात ही कर देना अपने आप में इस चीज़ के अंदर समझना है कि वो सिर्फ वेजेस और प्रॉफिट में रिड्यूस कर देना है कि जो नेट प्रोडक्ट पैदा होता है वो सिर्फ वेजेस और प्रॉफिट में रिजॉल्व नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ वो कांस्टेंट कैपिटल भी जो नित निरंतर प्रोड्यूस होती है वो भी कैसे लगातार ऐड ऑन होती है, सारी चीज़ होती है, उसके लिए प्रोडक्शन होता है। तो इस सेंस में बोलते हैं कि दो, एक कांस्टेंट कैपिटल का रेजोल्यूशन जब हम पर्सनल से सोशल लेवल पर करते हैं तो वो सिर्फ अपने आप को किसी क्योंकि जो कांस्टेंट कैपिटल है वो खुद कहीं और जाकर निवेश होगी, लेकिन वो निवेश होगी इस सेंस में हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि वो अपने आप में रिजॉल्व हो जाती है, वो सारी चीज़ में रिजॉल्व हो जाती है। हम लोगों ने बहुत विस्तार से उसको समझा था, बस मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि हमने पहली चीज़ वो समझी थी कि कांस्टेंट कैपिटल जो है वो कांस्टेंट कैपिटल सोशल प्रोडक्ट के अंदर से छोड़ देते हैं, निश्चित रूप से वो एक इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट के लिए लेते हैं, लेकिन वो जो रियलाइजेशन है उसमें आप जब उसको सोशली लेंगे तब भी आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? उसको देखने का तरीका ये, वो दो पार्ट्स में आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक जो है डिपार्टमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करता है, और एक डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कंजम्पशन। इन दोनों सेक्शंस में जब हम डिवाइड करके देखते हैं तभी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है कि दो तरह के कंजम्पशन होते हैं। हम लोगों ने इस पर बात की थी। इस सिद्धांत में कोई हो सकता है आपको मिले ऐसे तमाम नरोदवादी इस समय जो इस तरह से बिल्कुल हूबहू नहीं लिख रहे हों, सिस्मोंदी के नज़रिए से नहीं लिख रहे हों, सिस्मोंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लिख रहे हों, लेकिन उसमें इनकी ही भनक मिलेगी आपको। जो इस समय किसान आंदोलनों के समर्थन में लिखने वाले जमकर इस तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको खुद तमाम जो CPM CPI के जितने सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट्स हैं वो भी जो समर्थन दे रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो पूरा इसी किस्म से अंडरस्टैंडिंग उनकी आ रही है। एक्यूमुलेशन को लेकर जो पूरी उनकी बातचीत है उसमें भी हम लोगों ने बातचीत की थी। एक्यूमुलेशन को लेकर उनको एक्यूमुलेशन को एक तो समझते ही नहीं है, उत्पादक शक्तियों के विकास को नहीं समझते हैं, और अंत में जाकर ये पूरे कंजम्पशन की प्रॉब्लम को, अंडर कंजम्पशन की प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करते हैं। फॉरेन मार्केट को ऐसे पेश करते हैं कि क्यों फॉरेन मार्केट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्योंकि कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है। और ये थ्योरी हम लोगों ने ये भी बात की थी कि ये सिस्मोंदी से आगे बढ़ते बढ़ते रोज़ा लग्जमबर्ग की भी थ्योरी थी कि फॉरेन मार्केट की, और इस सेंस में वो बताते हैं कि क्यों कोर और पेरिफेरी का जो पूरा एनालिसिस देते हैं कि कैसे वो जो इम्पीरियलिज्म है उसका फॉल इनएविटेबल है। रोज़ा एक रेवोल्यूशनरी होते हुए भी इस अंडर कंजम्पशनिज्म तक जाती है, वो रेवोल्यूशनरी अंडर कंजम्पशनिज्म है, लेकिन तमाम प्रभात पटनायक सरीखे और किन्सियन जो मॉडल से पेश करने वाले लोग हैं वो कैपिटलिज्म को डिफेंड करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। हम लोगों ने क्राइसिस पे भी बात की थी। मैं बस इसको एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ कि आज आप देख सकते हैं इन सारे नज़रियों में तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर सारे अंडर कंजम्पशनिस्ट जितने भी हैं, प्रभात पटनायक से लेकर जो ये एक जितने भी मंथली रिव्यू स्कूल पूरा जो है, और जितने तमाम जो अपने आप को क्रांतिकारी कहने वाले लोग भी हैं वो भी इसी धारा में आ रहे हैं। यथार्थ पत्रिका, ये तो बिल्कुल बौने किस्म के हैं इंटेलेक्चुअली, ये लोग भी इसी का पूरी बातचीत करते हैं, अंडर कंजम्पशनिज्म का नारा रटते रहते हैं हर वक्त में, और ये क्राइसिस की प्रॉब्लम को भी इसीलिए प्रिसाइसली समझ नहीं पाते हैं। और इस किताब में ये भी एक चीज़ समझने की है कि जैसे ये किताब में लेनिन क्राइसिस की प्रॉब्लम को डील करते हैं और क्राइसिस के कारणों पर बातचीत करते हैं, और ये वही किताब है, शायद एकमात्र किताब है जिसमें इतने डिटेल में विस्तारित रूप से बातचीत करते हैं। और इसमें लेनिन अंतर करते हैं कि क्राइसिस का उनकी डेफिनेशन क्या है। क्राइसिस में लेनिन बताते हैं कि क्राइसिस का जो कॉज है, हम लोगों ने जो बातचीत की थी, क्राइसिस के कॉज के रूप में लेनिन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कहना कि अंडर कंजम्पशन हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ये अपने आप में कॉज नहीं है, ये अपने आप में कोई इनएविटेबिलिटी नहीं है जो बताती हो कि क्यों
क्राइसिस आएगी ही आएगी। ये बताते हैं कि ये कंडीशंस हैं, किस तरह से होता है, वो तो होगा ही और होता ही है जिस तरह से आता है। लेकिन वो पूछते हैं कि वो ये सिर्फ इंडिकेशन ऑफ कंडीशन है, लेकिन इनएविटेबिलिटी कि किस वजह से ये होता है उसको वो बताते हैं, उसको वो क्लियर करते हैं। वो क्लियर किस सेंस में कहते हैं? वो कहते हैं कि ये इस सेंस में है कि एक तरफ जो कॉन्ट्रडिक्शन है सोशल कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन का और इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ अप्रोप्रिएशन का, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है यही अपने आप में क्राइसिस का कारण है। इसी क्राइसिस के कारण को जो यहाँ पर लेनिन बता रहे हैं, एक सोशल लेवल पर बताते हैं, इसी को मार्क्स बताते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी के लॉजिक से बताते हैं। मार्क्स जब कहते हैं कि लॉ ऑफ टेंडेंशियल फॉल इन रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कैपिटल वॉल्यूम 3 में जब मार्क्स कहते हैं क्राइसिस थ्योरी के बारे में, मार्क्स जब ये बात कहते हैं, मार्क्स और लेनिन एक ही चीज़ को दो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस पे बातचीत कर रहे हैं। लेनिन इस बात को, लेनिन और एंगल्स सोशलिज्म साइंटिफिक एंड यूटोपियन में जब हम लोगों ने बातचीत की थी कि कैपिटलिज्म का क्राइसिस का कारण, असल कारण ये है, जहाँ पर एंगल्स पहली बार बात करते हैं एंटी ड्यूरिंग में, और उसी को उसका जो शॉर्ट वर्जन है सोशलिज्म साइंटिफिक एंड यूटोपियन, उसमें ये बात कहते हैं कि जो सोशल कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और इंडिविजुअल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को ये सोशली एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेनिन यहाँ पर सोशली एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये क्लियर कट कर रहे हैं ये अंडर कंजम्पशन और ओवर प्रोडक्शन नहीं है, वो इंडिकेशन है, वो उसका नतीजा है, वो उसके कारण वो प्रतीत होता है सामने फिनोमिनल लेवल पर, लेकिन उसका कॉज दूसरा होता है। इसी को मार्क्स पॉलिटिकल इकोनॉमी के लॉजिक से बताते हैं कि एक लॉ ऑफ टेंडेंशियल फॉल इन रेट ऑफ प्रॉफिट के एक लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ प्रॉफिट फॉल करता ही है। रेट ऑफ प्रॉफिट फॉल करने का मतलब क्या है? यानी कि जो अपने आप में जो मुनाफे की दर है वो घटती क्यों है? मुनाफे की दर घटती इसलिए, मार्क्स बताते हैं कि मुनाफे की दर इसलिए घटती है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में जो पूरा कांस्टेंट कैपिटल वेरिएबल कैपिटल के मुकाबले लगातार ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इसकी वजह से हमेशा जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज़ करेगा, जो लगातार जो नई पूंजी है वो जो वेरिएबल कैपिटल है, परिवर्तनशील पूंजी को पहले के मुकाबले कम सोखती है, यानी कि वो मशीनीकरण अत्यधिक बढ़ता चला जाएगा। और ये ओवरऑल होता है, उसके काउंटर वेलिंग फैक्टर्स भी होते हैं कि वेजे लगातार मजदूरों का बढ़ता रहे या मशीन लगातार चीप होती रहे। तो रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट जिस तरह से होता है उसमें ओवरऑल एक टेंडेंशियल फॉल हमेशा होगा, क्योंकि कांस्टेंट कैपिटल जो वेरिएबल कैपिटल के मुकाबले हमेशा ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, उस पर ज़्यादा निवेश होता है, रिलेटिवली हमेशा वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, तो ऑर्गेनिक कंपोजिशन इंक्रीज़ होता है। और ये भी क्यों होता है, इसके पीछे मार्क्स जब कारण बताते हैं ये दो कंपटीशन से होता है। मार्क्स कहते हैं दो कंपटीशन के कारण क्या बताते हैं मार्क्स कहते हैं दो कंपटीशन के कारण हैं। एक कारण के दो किस्म के कॉम्पिटिशन्स जारी रहते हैं, एक पूंजीपति वर्ग के बीच में मुनाफे के लिए, और मजदूर और पूंजीपति वर्ग के बीच में। ये कंपटीशन किस वजह से है? ये पूंजीपति और पूंजीपति के बीच में कंपटीशन की ही एक एक्सप्रेशन है कि इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन है। इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन जब आप कह रहे हैं और दूसरी तरफ सोशल कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं, ये इसी चीज़ की तो अभिव्यक्ति है, प्रिसाइसली इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशन है। इसी वजह से जो इंडिविजुअल एप्रोप्रिएट करने वाला कैपिटलिस्ट है, इसी वजह से वो उतरता है कंपटीशन में। वो कंपटीशन उसको मजबूर करता है कैपिटलिस्ट को कि वो बाजार में प्राइस कंपटीशन में उतरे। एक तरफ तो वो मजदूर के साथ कम्पीट करता है कि वेजेस कम दे और अपना प्रॉफिट बढ़ाए एक इस कंपटीशन में, और दूसरी तरफ मालिकों के बीच में कंपटीशन होता है, वो इसमें उतरते हैं कि बाजार में अपने माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। इसमें प्राइस कंपटीशन आता है। प्राइस कंपटीशन की वजह से हर पूंजीपति कोशिश करता है कि वो अपनी जो कमोडिटीज़ को चीपन करे। कमोडिटीज़ को चीपन करने के लिए उसको अत्यधिक मशीनीकरण करना पड़ता है। इसी वजह से कांस्टेंट कैपिटल यानी कि जो मशीन वाला हिस्सा है ज़्यादा से ज़्यादा मशीनीकरण होता है, और उसके मुकाबले जो मजदूर होता है उसको कम सोखती है, जो हम लोगों ने पहले वाले हिस्से में बातचीत भी की थी, पहले चैप्टर में। ये एक प्रक्रिया होती है। ये जो, लेकिन ये पूरे मार्क्स इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। इसके पीछे अगर इसको सोशली अभिव्यक्त करें, सोशली इसको लेनिन इसी रूप में अभिव्यक्त करते हैं कि सोशल कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इंडिविजुअल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स होता है
इसी वजह से इंडिविजुअल अप्रोप्रिएट करने वाले कैपिटलिस्ट के बीच में इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इसी वजह से वो मज़दूरों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में उतरते हैं। ये दोनों चीज़ दो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस पे ही क्राइसिस थ्योरी की अभिव्यक्ति है। मार्क्स इसको कैपिटल वॉल्यूम 3 में जहाँ पर अभिव्यक्ति देते हैं LTFRP के रूप में, लॉ ऑफ टेंडेंशियल फॉल इन रेट ऑफ प्रॉफिट के रूप में, लेनिन इसी किताब में इसको छूते हैं और बताते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और एंगल्स के शब्दों को दोहराते हैं, क्योंकि एंगल्स प्रिसाइसली एंगल्स को कोट करते हैं। एफ्रूसी ने क्योंकि एंगल्स को कोट करते हुए दूसरी बात कही थी, उसके बरक्स ये लेनिन बात कहते हैं कि एंगल्स जब ये बात कर रहे थे तो उनका अर्थ क्या था, और उनको एक्सप्लेन करते हुए वो एग्जैक्टली वो बात कहते हैं जो मार्क्स कहते हैं। मार्क्स कहते हैं जैसे कि कोई भी ओवर प्रोडक्शन के बारे में कहते हैं कि कोई भी प्लेथोरा ऑफ कैपिटल अपने आप में नहीं होता है, वो ओवर प्रोडक्शन है जो कि वो प्लेथोरा ऑफ कैपिटल वो है जो कि प्रॉफिटेबली निवेश ना की जा सके। वो प्रॉफिटेबली जब निवेश नहीं तब की जा सकती है जब रेट ऑफ प्रॉफिट नीचे चला गया, तब ओवर प्रोडक्शन, इस सेंस में ओवर प्रोडक्शन वो चीज़ है। कोई भी चीज़ ओवर प्रोडक्शन बहुत ही रिलेटिव टर्म है, कोई भी एब्सोल्यूट कोई एक ऐसा क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि ये ओवर प्रोडक्शन है और ये ओवर प्रोडक्शन नहीं है। ओवर प्रोडक्शन एक सेंस में उसी से उसका जो मूल आधार में है वो वही चीज़ है जिसको यहाँ पर लेनिन दूसरे सेंस में व्यक्त करता है। और इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए इन टोटली लेनिन बताते हैं कि किस तरीके से सिस्मोंदी रिकार्डो जैसे बताते हैं कि रिकार्डो तक जहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमी सबसे उन्नत रूप में डेवलप हुई, सिस्मोंदी एक कदम आगे ज़रूर बढ़ते हैं, एक इंच आगे ज़रूर बढ़ते हैं कि वो सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को पहचान लेते हैं। यानी कि कंट्री साइड और जो टाउन है, टाउन और एग्रीकल्चर के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन ग्रो करती है और एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम करती है। लगातार जो कंजम्पशन है, वर्कर्स कंजम्पशन है, इंडिविजुअल कंजम्पशन है, वो घटता है, जबकि प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन से होता रहता है। ये अपने आप में कांस्टेंट कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल का जो रेशियो उसकी वजह से पैदा होता है, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है कैपिटल का। डिस्प्रपोर्शनैलिटी मौजूद रहती है वो इन दोनों के बीच में, इन दोनों सेक्टर्स के बीच में, जो दो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में एक ज़्यादा ग्रो करता है, एक दूसरा कम ग्रो करता है। ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। और लेनिन इस बात को बताते हैं एक्यूमुलेशन जारी रहता है, ये सारी चीज़ें जारी रहती हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इन कॉन्ट्रडिक्शंस का मौजूद होना अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन के खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है, उसके बाद उन कॉन्ट्रडिक्शंस को आइडेंटिफाई करके उसका कॉन्क्रीट सोल्यूशन तक पहुंचती है मार्क्सिस्ट थ्योरी। रिकार्डो एडम स्मिथ जहाँ तक उसको प्रोग्रेसिव बताते हैं और सबसे हाईएस्ट पॉइंट मार्क्स बताते हैं कि रिकार्डो तक पहुँचता है, लेकिन सिस्मोंदी ने एक चीज़ ज़रूर की, उन्होंने कॉन्ट्रडिक्शंस को इंडिकेट किया। पहली बार बताया कि मजदूर कितने इम्पोवरिश हो रहे हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स तबाह बर्बाद होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फॉरेन मार्केट की तरफ जा रहा है, प्रोडक्शन फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, वर्कर्स का कंजम्पशन कम होता जा रहा है। ये सिर्फ मियरली इंडिकेट करना हुआ। प्रोटेक्शन के बारे में बताया, जब प्रोटेक्शन के बारे में वो बात कहते हैं तो प्रोटेक्शन अपने आप में और कुछ नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स को वो एक क्लास का प्रोटेक्शन नहीं होगा तो दूसरी क्लास का प्रोटेक्शन होगा। या तो लैंड ओनर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा वरना मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा। लैंड ओनर्स को तबाह करके मैन्युफैक्चरर्स के लिए पॉलिसी बनाना, मर्चेंट्स के लिए बनाना, वो क्लासेस के बीच के कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से पैदा होता है। उस कॉन्ट्रडिक्शन पर भी वो अपनी एक कोई भावनात्मक अपील करते हुए आते हैं सामने सिस्मोंदी। तो सिस्मोंदी सब जगह सारे अंतर विरोधों को अभिव्यक्त करते हैं, उसके बाद उस पर से आँख मूंद कर पीछे की तरफ ताकने लगते हैं। हमने देखा दूसरे सेक्शंस में, खास तौर पर हम लोगों ने बात की, वो कहते हैं कि बड़े स्तर पर मशीनरी नहीं आनी चाहिए थी, छोटी छोटी मशीनरी होती तो ज़्यादा बेहतर रहता, इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं होना चाहिए, छोटा ग्रो होना चाहिए, तबाही बर्बादी हो जाती है, खेती का ये वाला मॉडल लागू नहीं किया जाना चाहिए। और इस सेंस में लेनिन बताते हैं कि वो टटपुंजिया वर्ग के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि जितना असल जीवन में टटपुंजिया वर्ग आगे नहीं जाता है और जो उसकी आकांक्षाएं असल जीवन में जिन कैलकुलेशंस में जिनमें वो रहता है और जहाँ वो हासिल करना चाहता है, उसी तरीके से टटपुंजिया वर्ग का सिद्धांतकार अपनी थ्योरी में उससे आगे नहीं जाता है। और वो जो टटपुंजिया वर्ग निरंतर बर्बाद होता रहता है सर्वहारा वर्ग में, और उसका एक हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा बुर्जुआ वर्ग में तब्दील होता है, तो वो हमेशा वो आकांक्षा उसके ऊपर बढ़ने की होती है, ऊपर जाने की होती है, लेकिन वास्तविकता में गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की तरफ खींच रहा होता है और वो गिर रहा होता है, बर्बाद हो रहा होता है, उसके सपने टूट रहे होते हैं। तो
एक इसके सपनों की अभिव्यक्ति इनकी थ्योरी में दिखती, काश वो बर्बाद ना हो। वास्तविकता में जो चाहता है वही सिस्मोंदी और इनका थ्योराइजेशन दिखता है, और इसी सेंस में इसको तटपुंजिया कहा है। इसमें कोई और तटपुंजिया इस सेंस में नहीं कहा कि वो वास्तव में तटपुंजिया जिंदाबाद या तटपुंजिया वर्ग को बचा लो, या सीधे इस तौर पर भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ओवरऑल उनका जो प्रॉब्लम को पेशकश करने का तरीका वो इस रूप में आता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अन्य जो कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो सामने आती हैं उन सब पे बातचीत की कि जो 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 भी ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, मतलब कैसे इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन ग्रो करती है, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन कम होती है, और इनके प्रैक्टिकल प्रपोजल्स, जितने भी किस्म के प्रैक्टिकल प्रपोजल्स हैं हम लोगों ने उस पर देखा, और अंत में फिर से दूसरे दृष्टिकोण पे कि कैसे वो अपने आप में प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण है, उस पर हम लोग अभी पहले ही बात कर चुके हैं। और अंत में हम लोगों ने मक्का कानूनों के ऊपर, कौन टैरिफ्स पे, कौन लॉज के ऊपर बातचीत की कि कौन लॉज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर सिस्मोंदी और मार्क्स का नज़रिया कितना अलग है। यहाँ पर भी एक चीज़ दिख जाती है। इन सारी थ्योरेटिकली जो रोमांटिसिस्ट का नज़रिया है, दूसरी तरफ जो प्रैक्टिकल उनके प्रपोजल्स हैं, आज प्रैक्टिकल प्रपोजल्स तमाम रूमानी जितने भी रूमानीवादी हैं उनके अलग हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्योंकि बदल चुकी हैं, लेकिन थ्योरेटिकली और उनके जितना भी उनका वही कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स की जगह, उसकी जगह वापस से उसी तरह के सेंटिमेंटल फ्रेजेस रखना, बिग कैपिटल की जगह हमेशा स्मॉल प्रोडक्शन की तरफ मूव करना, पीछे मुड़कर देखने का नज़रिया आज भी मौजूद है। और पूंजीवाद के अंदर उत्पादक शक्तियों के विकास को ऐतिहासिक तौर पर प्रगतिशील मानना, ये वो नज़रिया था जिस पे मार्क्स सपोर्ट करते हैं फ्री ट्रेड को। और वही के मजदूर ने ये भी कहा कि ये सवाल पक्ष लेने का है नहीं कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट का पक्ष लूँ या लैंडलॉर्ड का पक्ष लूँ। अगर लैंडलॉर्ड बेचेगा भी हड्डियाँ हमारी, तो तुम लोग चूड़ा बनाकर उसको सस्ते दामों पर अधिक उसको बेचने की कोशिश करोगे पैकेट बनाकर। तो इन दोनों में लुटेरे हैं, जो दोनों लुटेरों के बीच में हम लोग किसी एक लुटेरे का पक्ष क्यों लेंगे, ना रिन्यूमरेटिव प्राइसेस के बीच में पक्ष लेंगे। हाँ, ऐतिहासिक तौर पर हमारा एक नज़रिया है उस सवाल पर जो मार्क्स नज़रिया लेते हैं। ऐतिहासिक तौर पर पूंजी, बड़ी पूंजी छोटी पूंजी के बनस्पत प्रगतिशील होती है, उसका वो अपने आप में प्रगतिशील है। जिस सेंस में हमने साम्राज्यवाद के बारे में बात की, ये इसका कुल टोटलिटी में इकोनॉमिक रोमांटिसिज्म का क्रिटिक है। और आज जो ये पूरा खास तौर पर पूरे भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में जिस किस्म की प्रवृत्तियां सर उठा रही हैं, उसमें ये किताब बहुत ज़रूरी बन जाती है। इस किताब को पढ़ना, इसके जितने एनालिसिस जो लेनिन पेश करते हैं उसमें जाना, भले ही हमारे जितने जो साथी इसमें रहे, कई साथियों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा थोड़ा जटिल हो जा रही है किताब, उसके बावजूद भी सभी साथियों से हम लोग यही कहेंगे जो बाद में भी देख रहे हैं, अभी जुड़े हुए हैं, इसको खुद एक बार पढ़िए। और आज जितनी वास्तव में ये एक ऐसी किताब है जो कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देती है। और लेनिन की हमेशा किताबें इस रूप में, वो सारे पॉलेमिक में लिखी हुई, वो सीधे सीधे आज के समय पर आप सीधे इसको पढ़ सकते हैं और सीधे डील कर सकते हैं जो आज की प्रॉब्लम्स है। और अंडर कंजप्शनिज्म का बेस्ट क्रिटिक अभी भी कोई भी मार्क्सिस्ट लिटरेचर में सबसे अच्छा क्रिटिक शायद मेरे ख्याल से यही किताब है, जो अंडर कंजप्शन का इतना अच्छा क्रिटिक करती है। आपको मार्क्स को वो बताते हैं कि मार्क्स ने कहाँ कहाँ अंडर कंजम्पशन का क्रिटिक किया, एक जगह उसको रख देते हैं। जो अंडर कंजम्पशन के बारे में बात करे उसके मुंह पे ये किताब मारनी चाहिए हम लोगों को। और जो इस तरह के रूमानी हैं, जो रूमानी अर्थशास्त्री जो घूम रहे हैं आजकल, क्योंकि उनका कहीं और जब आशा दिखती नहीं है, कहीं पर मजदूर आंदोलन की कोई लहर उठती हुई नहीं दिखती है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो भीड़ देखकर मत्था टेकने पहुंच जाते हैं। और इस समय यही हो रहा है तमाम कम्युनिस्टों का, उनका थ्योरी और अपने कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स की जगह उनको भीड़ दिखती है तो वहीं पर चलो भैया यहीं पर कुछ जयकारे लगा लिए जाएं, उस तरीके से वो लोग पहुंच रहे हैं। ना कि उनका कोई नज़रिया, मार्क्सवादी नज़रिया उनका कतई नहीं है। बस मार्क्सवाद को अलग अलग तरीके से वो काट छाँट करके अपने पक्ष में अपनी बात को समर्थन अपने बात के रखने के लिए ज़रूर कोशिश कर रहा है। ये मतलब मेरी तरफ से तो मेरे ख्याल से यही प्रेजेंटेशन में इतनी बातचीत थी। अब हम लोगों के बीच में जो साथी बचे हैं अभी जो देख रहे हैं वो इस पर बातचीत कर सकते हैं, और जो भी प्रश्न भी हो, कोई अपनी तरफ से बात जोड़ना चाहते हो साथी, वो बात भी रखें।
तो कोई प्रश्न नहीं है, तो हम लोग आज अपना सेशन फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं फिर। हाँ साथी, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं साथी, जब आप मुझे कॉमरेड बोल रहे हैं। तो बस एक एक सूचना और थी, हम लोग एक अगली बार जो हम लोग एक सेशन करेंगे उसमें साथी अभिनव बात रखेंगे क्रांतिकारी जन दिशा के ऊपर। क्रांतिकारी जन दिशा क्या होती है उस पर अभिनव का एक प्रेजेंटेशन होगा, जो किस तरह से पूरा लेनिन से लेकर मार्क्स, लेनिन से लेकर माओ तक क्रांतिकारी जन दिशा इस तरह से लागू की जाती है, उसके मायने क्या होते हैं, उस पर हम लोग अगला टॉक रख रहे हैं साथी अभिनव का। उसकी सूचना जल्दी हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, और उसके बाद हम लोग अगला टेक्स्ट उठाएंगे। थोड़ा ये टेक्स्ट अच्छा रहा, काफ़ी पॉलिटिकल इकोनॉमी के कई जटिल सवालों पर हम लोगों ने बातचीत भी की, और ये टेक्स्ट एक तरीके से बहुत बेसिक्स पे कई जटिल समस्याओं को उठाता है, सारी चीज़ें करता है। आगे हम लोग कोई फ़िलासफ़ी का एक टेक्स्ट उठाएंगे और उस पर बातचीत कर लेंगे हम लोग ग्रुप। ठीक है, तो आज हम लोग अपना सेशन ख़त्म करते हैं। गुड नाइट।